हाँ जी, क्वेश्चन करिए। अब तुम्हें हीट के सारे फॉर्मूले पता चल गए। हीट का फॉर्मूला पहला क्या है, वी क्यू। वी क्यू को वी आई टी से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यू क्या होता है, आई टी, तो वी आई टी फॉर्मूला बन गया था। फिर मैम उसमें हमने ओम्स लॉ लगाया था, V इक्वल्स टू आई आर, तो आई स्क्वायर आर टी बन गया था। हाँ जी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किसे कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्पेशली कहते हैं आई स्क्वायर आर टी वाले को, और किसी को नहीं कहते, उसी को कहते हैं। और बाकी तो हैं ही फॉर्मूले बहुत सारे। पहले सारे फॉर्मूले लिख लो, कोई हार्ड एंड फास्ट अभी के लिए नहीं है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए, सारी चीजें गिवन होनी चाहिए। H इज इक्वल्स टू वी क्यू कब लगाओगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दिया होगा, ठीक है। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी कब लगाओगे, जब मैम हमें किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की, रजिस्टर की रेजिस्टेंस दी होगी और उसके अक्रॉस ही करंट दिया होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। जब मैम हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा एक पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस और उसका रेजिस्टेंस दिया होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। और अगर हमें मैम पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा और करंट दिया होगा, और हम ये निकाल लेंगे। टाइम क्या है ना, टाइम तुम मान के चलो, टाइम कांस्टेंट ही देगा, वो तुम्हें कहेगा फॉर अ गिवन टाइम। मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ सारे टाइप के, जैसे वो तुम्हें रेशो निकालने को देता है, जो भी वो देता है, तो इसमें कुछ रटना नहीं है तुम्हें कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हाँ जी, बात सुनो जरा, ये चीज सबको क्लियर है ना कि ये आई क्या है, आर क्या है, वी क्या है। सुन लो दोबारा से जिसको नहीं पता। आर तो उस पर्टिकुलर रजिस्टर का क्या है, रेजिस्टेंस है, उसी का जिसके लिए तुम्हें हीट सॉल्व करनी है, जिसके अक्रॉस तुम्हें ये बताना है कि कितनी हीट रिलीज हो रही है, पहली चीज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है मैम उसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ जी, उसी पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो वी है। आई क्या है, आई का मतलब है मैम कितना करंट उसके थ्रू फ्लो कर रहा है, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट है। तो सारी चीजें ये फॉर्मूले तभी लगाओगे जब सारी चीजें उसके अक्रॉस तुम्हें पता है। ये चीज पता होनी चाहिए इसके लिए, इसको इन फॉर्मूलों को लगाने के लिए। करो जरा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब इसका सर्किट बना लो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर्किट बना लेना। तुम्हें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक 3 वोल्ट की बैटरी है और उसको कनेक्ट किया है कितने ओम के रेजिस्टर से, बताओ जल्दी। 5 ओम का रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। तुम्हें हीट बताना है कि हीट कितनी निकलेगी 5 सेकंड में। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि मैम सब कुछ हमें इस रेजिस्टर के अक्रॉस दे रखा है। हम ये फॉर्मूले तभी लगा पाएंगे, कोई भी फॉर्मूला लगा लो। बताओ क्या क्या दिया हुआ है। V दिया हुआ है 3V, R दिया हुआ है 5 ओम, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। बताओ जरा कौन सा फॉर्मूला तुम्हें ठीक लग रहा है, कोई भी यूज कर लो। V स्क्वायर अपॉन RT लगा लो। मैम मैं तो ये वाला लगाऊंगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कर लो तुम, इससे कर लो, आई निकाल लो सर्किट में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बताना जरा आई कैसे सॉल्व कर लोगे। पहला सिंपल तरीका तो ये है कि मैम हमें फॉर्मूला देख के ये लग रहा है कि हम यही वाला यूज कर लेंगे, सॉल्व कर लो इससे हीट सॉल्व कर लो, कितनी हीट निकलेगी। हाँ जी, 3 का स्क्वायर 9, ये 5 और टाइम भी कितना है 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 जूल विल बी आंसर। अब किसी का मन कर रहा है मैं इससे नहीं करता मैम, मैं तो इस वाले फॉर्मूले से करूंगा, इससे करो। इसके लिए क्या चाहिए तुम्हें, करंट चाहिए। हाँ जी ऋषभ, ये बताओ अगर मुझे इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये चीज सॉल्व करनी है, तो मैं कैसे सॉल्व करूं। मैम आप ये जानना चाह रहे हो कि कितना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, वही तो जाएगा इसके अक्रॉस, तो कैसे सॉल्व करेंगे। V अपॉन R, 3/5 आ जाएगा करंट। अब इसको लेके इसमें पुट करके देखो क्या सेम आंसर आया कि नहीं। रटना कुछ नहीं है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आई है कौन सा आई, ये पता होना चाहिए। हाँ जी, ये वाला फॉर्मूला लगा के देखो हीट का सेम आ रहा है रिजल्ट या नहीं आ रहा है। करो सॉल्व, मैं इधर करके देख रही हूं। आई कितना आ गया है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और इसका 25, ये कितना दिया हुआ है R 5 और टाइम भी कितना दिया हुआ है 5, ये 5 × 5 25, आंसर सेम ही आएगा। किसी भी फॉर्मूले को लगा लो, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई है क्या, आई कौन सा आई है। तो इसलिए फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला तो तुम्हें बता दिया है, एक याद कर लो कोई भी, आई स्क्वायर RT कर लो, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, इससे सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे। पावर का भी एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, क्यों,
क्योंकि हीट के फॉर्मूले को टाइम से डिवाइड कर देना है, पावर आ जाएगी। सारे यही फॉर्मूले है, टाइम हटा देंगे बस। अभी करवा रही हूं मैं तुम्हें वो डिराइव, ठीक है। कुछ भी लर्न नहीं करना है इसमें, बस कोई भी फॉर्मूला है तुम्हें ये पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है, सबसे एक ही आंसर आएगा। मैम मैं तो वीआईटी से निकाल लूंगा, इससे निकाल के देखो, करो जल्दी से, इस वाले से करो। वीआईटी क्या होगा, वी कितना है बताओ 3, आई कितना है 3/5, टाइम कितना है इतना, फिर भी कितना आंसर आएगा 9 जूल। तो आंसर विल रिमेन द सेम, आंसर विल बी सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ यूज्ड फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला यूज करो, चलो ठीक है, हो जाएगा। आई करंट, जो करंट उससे फ्लो कर रहा है यहां से, हाँ अभी क्वेश्चंस करा रही हूं, अभी कॉम्बिनेशंस पे भी करा रही हूं कि अगर कॉम्बिनेशन दिया हो, 2 सीरीज में दिए हो, 2 पैरेलल में दिए हो, तो कैसे करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। अब जरा एक बात सुन लो, कल एक फॉर्मूला तुम्हें मैंने कराया था, H = I² RT। एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था ये वाला, और एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था ये वाला। अगर इन फॉर्मूलों को ध्यान से देखें मैम, इस वाले फॉर्मूले में तो हमने ये बोल दिया कि करंट का स्क्वायर जो है वो हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर हीट जो है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत अच्छी बात है। इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है, हीट जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर तो नहीं आ रहा इसमें, तो मैम कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है, कैसे पता चलेगा। इसमें देखो हीट जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मैम ये दूसरा फॉर्मूला तो ये कह रहा है हीट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ध्यान से सुन लो कि क्या क्या कंडीशंस वो तुम्हें देगा, जिसे समझ के तुम्हें चीजों को क्या करना है, अप्लाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। तो इस पे तुम्हें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें तुम्हें बहुत बेसिक से सवाल आते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए। आओ जरा लिखो, हाँ जी ध्यान से सुनो। अगर वो तुम्हें सवाल में देगा हिंट, देखो हिंट वो देगा, तुम्हें पढ़ के समझना पड़ेगा। अगर उसने क्वेश्चन में तुम्हें ये दिया है कि भाई ये मेरा एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ये मेरा एक दूसरा सेम रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, सेम है तो R सेम ही होगा। वो तुम्हें इसमें क्वेश्चन में इसके अलावा क्या चीज दे सकता है, एक तो वो तुम्हें क्वेश्चन में कहेगा सेम R, बता देगा वो शुरू में ही, या वो तुम्हें कहेगा सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, सेम डायमीटर है 2 वायर्स का, तो भी क्या चीज सेम होगी। हाँ जी, अगर वो क्वेश्चन में ये लिखेगा कि 2 वायर्स हैं, उनका मटेरियल सेम है, उनकी लेंथ सेम है, उनका डायमीटर सेम है, तो क्या सेम होगा, तो भी यही सेम होगा R। या तो वो डायरेक्ट लिख देगा क्वेश्चन में, हिंट दे देगा डायरेक्ट कि रेजिस्टेंस सेम है 2 वायर्स का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो ये भी देगा तो क्या सेम है, ये रो है, ये L है और ये D है, और तुम्हें पता है यही सब कुछ होता है किसमें, है ना, यही तो है, सब कुछ सेम है, रो सेम है, L सेम है, D सेम है, इसका मतलब क्या सेम है, रेजिस्टेंस सेम है। तो या तो जैसे बाहर कोई क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी की तुम अभी करो, मैं कराती हूँ तुम्हें, उसमें तो डायरेक्ट ही दिया होगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में एक दिया हुआ है, ये सब लिख के, तो ये भी तो वही एक ही बात है, सेम बात है, कोई अलग बात नहीं है। ध्यान से सुनो, वो कहेगा कि सेम रजिस्टर है, 2 सेम रेजिस्टेंस के और सेम टाइम के लिए, दोनों में सेम टाइम के लिए करंट फ्लो करता है, बट एक में करंट I फ्लो कर रहा है, दूसरे में करंट 2I फ्लो कर रहा है। ये केसेस 3 केस करवा रही हूं, तीनों में से कोई ना कोई केस वो तुम्हें देगा, तुम इससे डायरेक्टली करके समझ जाओगे। एनसीईआरटी में अलग से नहीं दिया हुआ है, बट क्वेश्चंस आते हैं तो इसको तुम अलग से नोट्स में लिख लो, ताकि तुम अगर स्किप भी करते हो क्वेश्चन तो तुम्हारे नोट्स में हो तो तुम क्वेश्चंस कर लोगे। ध्यान से सुनो, समझे। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अगर तुम्हें ऐसी कंडीशन दी हुई है कहीं पर कि भाई रेजिस्टेंस सेम है, 2 वायर्स है सेम रेजिस्टेंस की, दोनों में करंट को पास कर रहे हैं सेम टाइम के लिए, तो क्या क्या चीजें सेम हो गई हैं, R सेम है और T सेम है, ये हिंट है तुम्हारे लिए। और करंट जो है वो चेंज हो रहा है, तो तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तुम्हें इस वाले फॉर्मूले को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, I² RT, ठीक है। तुम्हें 2 चीजें हमेशा वो लिख के देगा सेम है, इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले को क्यों लगा रहे हैं मैम, क्योंकि बेटा R सेम दिया हुआ है और T सेम दिया हुआ है, तो तुम क्या लगा लो, तुम ये वाला फॉर्मूला लगा लो। इसका मतलब हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के स्क्वायर के। बताओ जरा इसमें हीट क्या आ जाएगी, फर्स्ट केस में हीट को क्या लिख सकते हैं,
आई स्क्वायर आर टी। इस वाले दूसरे वाले केस में बताओ हीट क्या हो जाएगी, 2i का स्क्वायर आर टी। हाँ जी, क्या हो जाएगा, 4i स्क्वायर आर टी। तो तुम्हें हीट का रेशो पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो तुम ऐसे सॉल्व करोगे। बताना जरा, अगर वो रेशो पूछ ले कि दोनों में सेम आर है, सेम टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है, बट करंट जो है वो डबल है दूसरे में, तो रेशो क्या हो जाएगी बताओ जल्दी। हाँ जी, कितनी रेशो आ जाएगी, 1:4। तो ऐसे सवाल आते हैं एक तो तुम्हें पकड़ लेना है, जैसे ही वो दे दे कि आर सेम है टी सेम है, सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे। दो चीजें गिवन होंगी हमेशा की, एक सेम है कांस्टेंट है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। इसको नोट करो जल्दी, 3 केस है इसमें जो तुम्हें बनाने हैं, तो तुम्हें पकड़ना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें इस क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है हमें। ठीक है, एग्जाम्पलर में भी बहुत सारे सवाल मिलेंगे, मैं तुम्हें करवा भी दूंगी 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर उस पे, कि मैम पता कैसे चलता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। कुछ तो बेसिक से सवाल है, वहां तो तुम कुछ भी लगा दो, लेकिन जहां कॉम्बिनेशन दिए होंगे वहां कैसे पकड़ोगे, तो कॉम्बिनेशन में ऐसे पकड़ोगे। आर सेम दिया हुआ है, टी सेम दिया हुआ है, लगा दो फॉर्मूला। इसके नीचे 2 लाइनें लिखना, इस पूरे को लिख के 2 लाइनें लिखना जरा। लिखिए जल्दी, इस पूरे को नोट करके एक चीज लिखो। heat produced is directly proportional to the square of the current. Heat produced is directly proportional to the square of the current flowing through the resistor, comma, if R, capital R and small t remains constant. If capital R and small t remains constant या remains same, कुछ भी लिख लो। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R और T सेम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आई स्क्वायर आर टी वाला लगा के सीधे कर दोगे। दूसरा केस देखो क्या देगा, दूसरा केस वो ऐसे दे सकता है तुम्हें कि करंट आई फ्लो कर रहा है किसी रजिस्टर आर से, किसी रजिस्टर से जिसका रेजिस्टेंस आर है, कैपिटल आर है, टाइम टी के लिए करंट फ्लो कर रहा है। दूसरा केस देगा वो तुम्हें इसी में सवाल में कि से फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस जो है उसको ऑल्टर कर दिया है। किस चीज को ऑल्टर किया है, यहां पर करंट आई है, यहां पर भी करंट आई है, करंट को चेंज नहीं कर रहे हैं। कितने टाइम के लिए करंट फ्लो करवा रहे हैं, टी टाइम के लिए, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। से फॉर एग्जांपल क्या चीज चेंज कर दी है, आर चेंज कर दिया है। और कौन सी 2 चीजें सेम रखी हैं, करंट और टाइम सेम है। क्वेश्चन में बता देगा वो तुम्हें कि मटेरियल चेंज कर दिया है, लेंथ को डबल कर दिया है, कुछ भी कर दिया है उसने, तो तुम समझ जाना कि रेजिस्टेंस चेंज हो गई है। तो इसमें क्या करोगे, इस वाले केस में भी यही फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, आई स्क्वायर आर टी वाला ही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले अक्सर वही यूज करने जिनमें आर दिया हो। इस वाले में आर नहीं है, इसको यूज नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हें पता है कि मैम इसका तो वेरिएशन चल के आगे बनता है ना आर, लेकिन इसको यूज ना मत करना, और ना ही इसको यूज करना ज्यादा। आंसर सेम आएगा बट यूज मत करना इन्हें, क्योंकि इनमें आर नहीं दिया हुआ ना। आर वाला क्वेश्चन ज्यादा कॉमन है पेपर में। अभी इसका भी मैं तुम्हें एक करवा दूंगी। अब बताओ क्या होगा, इससे क्या कंक्लूजन निकला है, इससे ये कंक्लूजन निकला है इस फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, आई इतना आ जाएगा मैम, और दूसरे केस में कितनी हीट आ जाएगी बताना जरा। हाँ जी, कौन बताएगा दूसरे केस में कितनी हीट आ जाएगी। अगर 2R हुआ है तो मैम डबल हो जाएगी। ये बताओ हीट बढ़ रही है रेजिस्टेंस बढ़ाने पे या घट रही है, बढ़ रही है। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस घटाओगे तो हीट घटेगी। तो ये पता चलता है पहले वाले फॉर्मूले से। क्या पता चलता है, अगर आर और टी सेम है तो हीट जो है वो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के। डबल करोगे तो वहां 4 टाइम्स हो जाएगी हीट। यहां क्या है, अगर रेजिस्टेंस को हम दोगुना करेंगे तो हीट भी दोगुनी होगी।
अगर रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे तो हीट भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो लिखो, इससे क्या पता चलता है, लिखो इस सेकंड केस से ये पता चलता है हीट प्रोड्यूस्ड इज directly proportional to R. Heat produced is directly proportional to capital R. Heat produced is directly proportional to capital R, comma, for a given I, capital I मतलब current, for a given capital I and T. For a given capital I and T. अगर करंट और टाइम सेम दिया होगा तो समझ जाना यही वाला लगाना है। लिखो, इससे अगली लाइन में लिख लो, ग्रेटर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द हीट, या मोर इज द हीट, ग्रेटर द रेजिस्टेंस द मोर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड, द मोर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड, लेसर द रेजिस्टेंस less will be the heat produced, less heat will be produced, या lesser will be the heat produced। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगी। कब का केस है ये? हाँ जी, ये क्या कंडीशन है इसके लिए? इसके लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि टेम्परेचर, करंट और टाइम क्या होना चाहिए? सेम। कंडीशंस ध्यान रखनी है, और कंडीशंस ध्यान रखने को रखो ध्यान। अभी 11th में देखना कितनी कंडीशंस ध्यान रखनी पड़ेंगी, फिजिक्स में, मैथ में, हर चीज में कंडीशन, ये कंडीशन, वो कंडीशन। ठीक है, आओ जरा, तीसरी चीज क्या है बच्चों? हाँ जी, पहले दो केस समझे तुम, क्या क्या दिया होगा? पहले केस में दिया होगा मैम, अगर रेजिस्टेंस और टाइम सेम है तो करंट हीट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दिया होगा करंट और टाइम सेम है तो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा केस, अगर ऐसा कुछ दिया हो कि एक रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है आर रेजिस्टेंस का, और वो कनेक्टेड है एक बैटरी के अक्रॉस, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। हाँ जी, वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं? यहाँ बैटरी को तो ऐसे सीरीज में लगाते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर कहाँ लगता है? पैरेलल में। और एक कंडीशन तुम्हें ऐसे दी हो कहीं पर, तीसरी कंडीशन सुनो ध्यान से, क्या है? इसको कुछ भी लिख लो, आर डैश लिख रही हूं, मतलब आर डैश का मतलब ये चेंज्ड है, ये और ये अलग है। हाँ जी, कौन सी दो चीजें सेम है यहां पर? अगर तुम्हें V और T सेम दिया हो, फॉर अ गिवन V एंड T, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम सेम है, तो फॉर्मूला फिर वो नहीं यूज करोगे, फिर क्या करोगे यूज? फिर ये वाला यूज करोगे। तो ये तीन ही फॉर्मूले हैं जो तुम्हें बार बार वो कंडीशंस के साथ देगा, बट एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिए हुए, इसलिए इनको एक बार समझ की कोशिश कर लो कि भाई फॉर्मूले तो वही हैं, लेकिन हमने अप्लाई कब कौन सा करना है वो हम इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है? आर इसमें अलग अलग है, इसलिए आर डैश लिखा है मैंने, इसलिए मैंने हाफ नहीं लिखा, कुछ डबल नहीं लिखा। हाँ जी, मैं भी इस पे सवाल करवा रही हूं तुम्हें, हीट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई? रेजिस्टेंस के। ये कब होगा ऐसा? अभी तो तुमने पढ़ा था पिछले केस में कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस की, वो कब होगी? अगर तुम्हें करंट और टाइम सेम दिया होगा। ये कब होगा बच्चों? हाँ जी, ये कंडीशन कब होगी? ये तब होगा मैम जब पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम सेम दिया होगा हमें। ठीक है, ये कब होगा? तो ये ध्यान रखनी है, कंडीशंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। क्या ध्यान रखना है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस और टी सेम है तो फिर ये वाला यूज करोगे। फिर रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? हीट के। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवा रही, तुम्हें इतना मगअप करने की जरूरत नहीं, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस चीज के लिए हमें ये मैम ने 3 पॉइंट्स लिखवा दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इन पे, फिर वहां कंफ्यूजन बनता है, उसको अवॉइड करने के लिए सारी चीजें नोट्स में नोट कर लो। डन? हाँ जी, हीट जो है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब है? क्या शर्त है उसके लिए? जब रेजिस्टेंस और टाइम सेम है। हीट जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कब? जब करंट और
टाइम सेम है, क्वेश्चन में दिया होगा साफ साफ। हीट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब है रेजिस्टेंस के, जब पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम सेम है। तो कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो जरा इसको थोड़ा सा लिखो। हीट प्रोड्यूस्ड across a resistor, heat produced across a resistor is inversely proportional to the resistance, is inversely proportional to the resistance if capital V, कितना लिख लिया तुमने, पेजेस बताना, पेजेस छोड़ देना बेबोर। हाँ जी, कितना लिखा है देखना, पेजेस 2, ऐसे एक पन्ना, ऐसे एक सिंगल छोड़ के फिर लिखना। हाँ जी, क्या बोला मैंने, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस या क्रॉस अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस इफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड T टाइम आर सेम, इफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड टाइम स्मॉल t आर सेम। अगर ये कंडीशन दी हुई है कि V सेम है, T सेम है, किसी क्वेश्चन में तुम किसी से भी कर लोगे, किसी भी फॉर्मूले से, क्यों, क्योंकि अभी करवा रहे हैं, देखना अभी तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें तो सब कुछ ही मैम हमें पता है, तो हम कोई भी फॉर्मूला लगा ले, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कंडीशंस हैं, किस चीज की कंडीशंस हैं, कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हें कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला लगा के ही आंसर आएगा, इस पे इसी साल आया है, पिछले साल भी आया है, इस पे आता रहता है कि करंट को डबल कर दिया, बताओ पावर में कितना डिफरेंस आया है, ऐसा सवाल आ रहा है इस पे। अभी हीट और पावर में देखते हैं क्या रिलेशन है। तो इनको अवॉइड करना, क्योंकि रेजिस्टेंस दिया होगा तो मोस्ट कॉमनली प्रेफरेबली यही दो फॉर्मूले आपके यूज होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। इसलिए मैंने तीनों कंडीशंस तुम्हें लिखवा दी हैं, क्योंकि ये वैसे अलग से कहीं नहीं दी हुई। हाँ जी, ये सवाल करो, अपना दिमाग लगाना है अब। हाँ, वो नहीं देगा तुम्हें, तुम्हें कंडीशन फिक्स है, वो वोल्ट वो पोटेंशियल भी सेम देगा, 2 पक्का फिक्स देगा तुम्हारे 10th के कोर्स तक, 2 पक्का फिक्स है, तभी तुम कर पाओगे, नहीं तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। हाँ जी, सब कुछ लिखो, पहले डायग्राम बनाओ, रेजिस्टर बनाओ, क्या क्या दिया हुआ है वो बनाओ, फिर फॉर्मूला देखो कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है। हाँ, एनसीईआरटी का है, इसको लिख वो करने की जरूरत नहीं। हाँ जी, पेज नंबर 190। फॉर्मूले देख लो क्या है, एक फॉर्मूला अगर तुम्हें आता है हीट का तो तुम्हें सारे फॉर्मूले पता है, कुछ नहीं करना, ओम्स लॉ लगाना है, एक से दूसरा फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। हीट का क्या फॉर्मूला है, वी क्यू, जितना बैटरी ने काम किया वही किस में प्रोड्यूस हो रहा है, फाइनली वही हीट की फॉर्म में निकल रहा है बाहर, ठीक है, डेसिपेट हो रहा है सर्किट से। सारे फॉर्मूले एक के बाद एक के बाद एक क्या कर सकते हो, तुम डिराइव कर सकते हो, कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है इसमें, है। टाइम दिया हुआ है क्या, हाँ टाइम तो ऑफ कोर्स। हाँ जी, किसी भी न्यूमेरिकल को करते टाइम क्या करना है, हमेशा एसआई यूनिट यूज करनी है। तो एसआई यूनिट पता होनी चाहिए सबकी। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो सेकंड में करो, जरूरत पड़ेगी नहीं, वैसे वैसे कर लो, चलो इच्छा है तुम्हारी, आंसर विल बी सेम। किसी भी फॉर्मूले को लगाओ, आंसर विल बी सेम अभी के लिए, ये तो सीधा सा सवाल है, सीधा सवाल है ही, तो कर लो, तुम करंट निकाल के करना चाहते हो। वो कह रहा है कि हीट कितनी जनरेट होगी अगर 96,000 कुलाम का जो चार्ज है वो 1 घंटे में इतने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस जो है क्रॉस कर रहा है। क्या क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है इतना, चार्ज दिया हुआ है कितना, और टाइम कितना दिया हुआ है, 1 घंटा। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, लगाओ कोई सा भी फॉर्मूला लगा के कर लो, चाहे ये लगा लो, आंसर विल बी सेम। इसलिए फॉर्मूले कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये केसेस तो तब बनते हैं जब तुम्हें वो पता चल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन देख के। हाँ जी, कितना आ रहा है, 4.8 10⁻⁶ जूल आया इतना। अब किसी दूसरे फॉर्मूले से करके देख लो, अगर तुम्हारा मन कर रहा है करो दूसरे से, किसी से। मैम मैं तो इससे करूंगा, करो इससे, किसी से भी करके देख लो दूसरे से।
आर वाला तो यूज नहीं कर पाओगे, बहुत लंबा रास्ता पड़ जाएगा। वीआईटी वाले से करके देखते हैं चलो। पार्थ, आईटी क्या होता है? आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा ये क्या है? चार्ज। तो ये भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा। तो क्या सॉल्व करोगे इसमें तुम? इसमें वैल्यूज पुट करके देख लो, तुम्हारा मन कर रहा है तो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैम मैं तो ना करंट को चार्ज अपॉन टाइम लिखूंगा, वो भी क्या बन जाएगा? तो जो तुम्हें बेस्ट दिख रहा है तुम किसी में भी पुट कर लो यार, लेकिन ध्यान से सुनो, अगर वीआईटी लगाना है ना फॉर्मूला, तो आई पता होना चाहिए सर्किट में, और आई के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यू बाई टी, वो टी से टी कट रहा है वहां, वही आ गया वी क्यू। तो कोई ऐसा वो नहीं है, बहुत कुछ भी यूज करो आंसर विल बी सेम, कुछ भी लगाओ तुम फॉर्मूला। ये करो, ये भी एनसीईआरटी है। वही 3-4 घिसे पिटे फॉर्मूले हैं। हाँ जी प्रणव, हीट के क्या क्या फॉर्मूले हैं जल्दी बताओ। आई स्क्वायर आर टी, मैंने भी इतना बड़ा स्क्वायर लिखा है देख तेरे चक्कर में, मेरा स्क्वायर कितना बड़ा है। हाँ जी दूसरा, एक वी क्यू और लगाओ कोई भी स्क्वायर। इसने ज्यादा अच्छी कैलकुलेशंस करी है। धनंजय कितनी सीरियस बात हो रही है, सो रहे थे तुम दोनों? पता नहीं चला तुम्हें, या तुमने मैथ्स का मैसेज देख के, अच्छा उसके बाद मैसेज नहीं पढ़ा? लग रहा था मुझे है, मैसेज पढ़ के सो गए। अच्छा ये पढ़ लिया था, साइंस की क्लास है, मम्मी को नहीं बताया था? अच्छा मम्मी को लगाओ यार, सोने दो बेचारे बच्चे। बारिश हो रही थी अभी? नहीं हो रही। सर के ना आज दांत में कुछ हुआ है, सर डेंटिस्ट पे गए थे तो उसने 2-3 स्टिचेस लगाए हैं दांत में से, जाड़ ही निकाल दी मुझे लग रहा है सर की, पूरा वो रूट होता है, इसलिए सर का मुंह ऐसा हो गया है। अच्छे लग रहे हैं एक तरफ से मैं क्या, आप रेस्ट करो, आपसे बोला नहीं जाएगा। हाँ जी करिए। कभी तुम सोच रहे हो सर ने मौसम का फायदा उठा के सर सो रहे होंगे हैं बता देती हूँ इसलिए हाँ जी तुम्हें दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 20 ओम, और करंट कितना लेती है ये? हाँ जी करंट दे रखा है, करंट है 5 एम्पियर इसके थ्रू। तुमसे ये पूछा है कि कितनी हीट, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ सर्किट के बारे में, बाकी तो छोड़ दो, कितने टाइम में 30 सेकंड में कितनी हीट इस पे निकलेगी? करो जल्दी, सीधा वही हीट के तो फिक्स फॉर्मूले हैं, करो सॉल्व। भाई कोई भी फॉर्मूला लगाओ, इच्छा इज ऑल योर्स, करो निकालो, सारे फॉर्मूले लगा के निकालो आंसर। ये क्या खलबली सी चल रही है? हाँ जी ऋषभ, बस बस, तुम क्या कर रहे हो दोनों? ऋत्विक तुमने बाल ऐसे आगे क्यों गिरा रखे हैं? ये कुछ नया फैशन है ये, ऐसे टाइप का? करो जल्दी। किसी दूसरे फॉर्मूले से करके देख लो, आंसर विल बी सेम। करो जल्दी करो, बताओ जल्दी। अगर वी निकालना हो मुझे, हाँ जी अगर वीआईटी यूज करना हो, अगर वी निकालना हो इस सर्किट में, कैसे निकालोगे? वी विल बी कितना? आई आर, आई कितना होगा 5, ये 20, कितना हो जाएगा? वी 100, पुट करो 100 इंटू आई कितना है 5 इंटू टाइम कितना है 30, आंसर विल बी सेम। बस ये चीज पता होनी चाहिए, जो रजिस्टर दे रखा है ना उसके अक्रॉस की सारी बातें पता होनी चाहिए, उसकी उसकी सारी बातें पता होनी चाहिए। तो अगर तुम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे ना, तो तुम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। आई स्क्वायर आर टी भी लगा सकते हो, कोई भी लगा लो, ये भी लगा सकते हो। इससे सॉल्व करके देखना जरा। हाँ जी इससे सॉल्व करो, और बातें मत करो, गुटरे गुटरे शुरू हो गई है।
आंसर कितना आ रहा है? आंसर सेम आ रहा है। बट क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है? कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस वाला अगर फॉर्मूला लगाना है तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। हाँ जी, आओ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर का। अगर तुम्हें ये बताओ पावर क्या होता है, नॉर्मल पावर। अच्छा चुप हो जाओ, तुम्हारी फिर से खिचड़ी शुरू हो गई है। हाँ जी, नॉर्मल पावर का मतलब होता है कितना काम किया कितने टाइम में, या फिर कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है या प्रोड्यूस करी है कितने टाइम में, ये मतलब होता है। ठीक है, पावर का है। हाँ क्या पावर की वॉट अभी कर रहे हैं, रुक जाओ, अभी मैंने एनर्जी की भी नहीं बताई, मैंने नहीं बताई, मैं यूनिट को अलग से करवा रही हूँ क्योंकि उस पर अलग से सवाल आते हैं। ध्यान से सुनो, मैं बहुत सिस्टमेटिकली तुम्हें कराने की कोशिश कर रही हूँ, अब तुम्हारे ऊपर है तुम कितना रिटेन करो उसको, सिस्टमेटिकली करो। हाँ जी, अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे कोर्स में इलेक्ट्रिक पावर का क्या मतलब होगा? हाँ जी बताना जरा। इलेक्ट्रिक पावर के लिए मैम हम क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक लगा देंगे बस। अगर तुम्हें सर्किट में ये बताना है कि इलेक्ट्रिक पावर कितनी है तो क्या हो जाएगा, एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। तो जिस रिस्पेक्ट में हमें आंसर निकालना है हम वैसे इसको मॉडिफाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रिक टाइम। बताना जरा, इसको एक लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखोगे तुम, जल्दी बताओ। लिखो लिखो, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोडक्शन और कंजम्पशन। कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी सर्किट में प्रोड्यूस हुई है या फिर कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, और इलेक्ट्रिक सर्किट जरूर ऐड कर देना। कितने टाइम में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर हीट एनर्जी कंज्यूम हुई है, कितनी डेवलप हुई है, कितनी प्रोड्यूस हुई है, उसी को कहते हैं मैम इलेक्ट्रिक पावर किसी सर्किट की। एक और दूसरा इसका भला सा थोड़ा आंसर लिख लो, लिखो, अगर ये तुम्हें भाई ना वो लिख देना, लिखो। और इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द, क्या बोला है मैंने, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो दोनों में से कुछ भी लिख दो, है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हाँ जी, कंज्यूम कहां हो रही है ये वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बताना जरा सर्किट में, कल पढ़ के गए हो इतनी बार। हीट, सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे प्रोड्यूस हुई है, प्रोड्यूस किससे हुई है, ये बनती है केमिकल एनर्जी से सर्किट के अंदर, और ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाती है, सारी हीट में। तो हीट लिख लो यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, सब एक ही बात है। अब आ जाओ एक इंपॉर्टेंट चीज पे, हाँ जी, फॉर्मूलों पे आओ जरा। इलेक्ट्रिक पावर क्या है मैम, कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक पावर को, पी से लिख लो भी, है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, या फिर इसको तुम हीट एनर्जी भी लिख सकते हो सर्किट में, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो बनाओ फॉर्मूले, क्या क्या बन जाएंगे। पहला फॉर्मूला बताना जरा, हीट का कोई पहला फॉर्मूला, एनर्जी का कोई पहला फॉर्मूला बनाओ। आई स्क्वायर आर टी, इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, आई स्क्वायर आर।
बनाओ जरा पावर का दूसरा फॉर्मूला, वी आई टी अपॉन टाइम, टी से टी कट गया, वी आई आ गया। तीसरा फॉर्मूला बनाओ पावर का, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, और इसको करो टाइम से डिवाइड, क्या आ गया तीसरा फॉर्मूला, वी स्क्वायर अपॉन आर। कुछ नहीं करना है, जो हीट एनर्जी के फॉर्मूले पड़े हैं उन्हें टाइम से डिवाइड कर दो, पावर आ जाएगी तुम्हारे पास सर्किट में, या किसी भी रजिस्टर की पावर भी ऐसे निकलेगी। मैम एक बच गया, कौन सा बच गया एक फॉर्मूला, जल्दी बताओ। वी क्यू, अगर वी क्यू को टाइम से डिवाइड करते हैं तो बताना क्या आ जाएगा। हाँ जी इधर देखो जरा एक बार, हीट एनर्जी कितनी है, वी क्यू अपॉन टाइम, और क्यू बाई टी क्या होता है। तो ये सारे सेम पावर के फॉर्मूले, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी आई, सारे क्या हैं, सब पावर के फॉर्मूले हैं। कुछ नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, एक फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, कौन सा, ये वाला। इससे तुम सारे बना लोगे, सारे सारे जितने भी पॉसिबल है। लिखो फटाफट सारे फॉर्मूले, सेम कंडीशंस हैं। अगर किसी ने हीट को ढंग से समझ लिया है, ये क्या हो रहा है, सेम कंडीशंस हैं। आई स्क्वायर आर मतलब करंट पता होना चाहिए उस रेजिस्टर का, उसका रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, करंट पता होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, उसके क्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी सारे फॉर्मूले आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सेम कंडीशंस हैं, एक बार पढ़ लिया हीट तो ये बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ जी सारे फॉर्मूले नोट करो जल्दी, इनकी भी कंडीशन सेम है, क्वेश्चन से कराऊंगी मैं तुम्हें। इनकी कंडीशन मैं अलग से नहीं लिखवा रही जैसे मैंने हीट लिखवाई है तुम्हें, क्योंकि हीट वाली जो कंडीशन है वही सेम यहाँ एप्लीकेबल है। इसके नीचे जरा एक फॉर्मूला और लिख लो, क्या हम हीट का ये फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या बच्चों, बताना जरा, तुम बताओ। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बच्चों को छोड़ दो तुम पढ़ लो। हाँ जी क्या ये ठीक बात है या गलत बात है, इसको देखना जरा इधर, ये नहीं मैंने लिखवाया था तुम्हें अब तक। एक ये भी फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का या फिर हीट एनर्जी का, पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, लिखो, क्योंकि स्टेटमेंट में अगर कहीं देगा तो पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फिर वहां घूमोगे बैठ के, ऐसे तो घूमने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें लगेगा मैम तो लिखवाए नोट्स में शायद ना होता हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, पावर एंड टाइम। इसका मतलब एक फॉर्मूला ये भी बन गया तुम्हारे पास, H इज इक्वल्स टू PT, पावर और टाइम। अब आ जाओ, अभी तक मैंने एसआई यूनिट की बात नहीं करी थी, अब बात करेंगे क्योंकि अब सवाल भी करेंगे, आओ जल्दी। हाँ जी एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक लिखो चाहे इलेक्ट्रिकल लिखो, एनर्जी की क्या एसआई यूनिट होती है, जूल, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। अब आ जाओ कमर्शियल यूनिट पे, हाँ जी बताना जरा, तुमने पढ़ाया क्या 9th क्लास में, या तुम्हारे कोर्स में से कट गया था, कट गया था लेकिन पढ़ाया था फिर भी, बताना जरा। बिजली का बिल जो है घर में किस उसमें आता है, जूल में आता है क्या, यूनिट्स में आता है, पैसों में तो आता ही है, ऊपर कुछ लिखा रहता है ना, यूनिट और किलोवाट आवर टाइप्स, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, पैसे नहीं दोगे क्या, किलो यूनिट ही दो दोगे वापस, लो यूनिट क्या है, क्या लिखा रहता है बिल पे, जूल, किलो वॉट आर लिखा रहता है मैम, किलो वॉट आर, किलो वॉट आर, इसी को बोलते हैं मैम यूनिट। 1 किलो वॉट आर बराबर होता है 1 यूनिट के, ये कमर्शियल यूनिट है। जूल में क्यों नहीं आता बिजली का बिल, क्योंकि जूल में आता तो बहुत बड़ी वैल्यू होती, इतनी बड़ी कि बिल से बाहर निकल जाती। अभी करेंगे सॉल्व न्यूमेरिकल उस पर भी, इसलिए किलो वॉट आर में आता है, छोटा नंबर पड़ता है। एक तरफ लिखो 300 यूनिट और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको एक बड़े से नंबर से, तब जाके वो जूल में कन्वर्ट होती है।
ये 9th क्लास में पहले हुआ करता था बट शायद अब कट गया है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कैसे आए, क्योंकि वो ये भी पूछता है कि 1 किलो वॉट आवर को जूल्स में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे। इसका मतलब अगर ऐसा यूनिट पूछेगा तुमसे एनर्जी की तो वही है जूल, जो पढ़ के आए 9th क्लास में। लेकिन कमर्शियल यूनिट क्या है, बिजली का बिल किस में आता है, किलो वॉट आवर में या फिर यूनिट्स में, एक ही बात है। कहीं पर 1 किलो वॉट आवर लिखा हो या कहीं पर यूनिट लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, अब इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, जूल्स में। 1 किलो वॉट कितना वॉट होगा, हाँ जी 1 किलो वॉट में कितने वाट होंगे, 1000। हो गया, हो गया। आओ जरा इधर बताओ, इसको ब्रेक करो जरा, हाँ जी इसको ब्रेक करो। 1 किलो वॉट इंटू 1 आर, 1 किलो वॉट में कितने वॉट है, 1000 वॉट। हाँ जी 1 घंटे में कितनी सेकंड है, मल्टीप्लाई करो जरा कितना आ गया। ध्यान से सुनो, वॉट में क्यों लेके आए हो मैम, क्योंकि वॉट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है किसकी, पावर की। तो एसआई यूनिट है ना जूल, तो तुम अगर एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, ये भी पावर की एसआई यूनिट है और ये भी कैसी यूनिट है, ये टाइम की एसआई यूनिट है। और तुम्हें पता है पावर इनटू टाइम क्या होता है, एनर्जी। इसका मतलब किलो वॉट आवर जो है, उस एनर्जी को तुम्हें अगर उसकी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है तो दिस विल बी द नंबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ये बराबर होता है 1 किलो वॉट आर के। इसको भी कोई रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, लेकिन ये पूरा आता भी है, सॉल्व करके बता दो जरा, तो सॉल्व कर देना, इसमें क्या बड़ी बात है। करना क्या है, किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट करना है मैम, और आर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। जो वॉट सेकंड है वो जूल के बराबर है। वॉट सेकंड क्या है, जूल, एक ही बात है, सारी ऐसा यूनिट है। क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स करने हैं इस पे, इसको ध्यान से घूर लो, देख लो। हो गया आकांक्षी, डन। क्या हुआ, डांस कंपटीशन हो गया, कैसा हुआ, अच्छा था। हाँ जी हो गया, लिखो ढंग से लिखो इन्हें, ये वही है डेड नंबर वाले सवाल बीच में परेशान करने आएंगे पेपर में। अच्छा अब कन्वर्ट करें, अच्छा अब ये भी करना है, ठीक है। तो वैल्यूज देख लेना, पढ़ लिया, वैसे 9th में पढ़ा था शायद, है ना ऋषभ, याद सा आ रहा है, पढ़ाया था मैंने तुम्हें, क्वेश्चंस भी कराए थे शायद। आओ चलो फिर वही क्वेश्चंस करने हैं अभी। हाँ जी डन, बड़ा खींच खींच के बोल रहा है वर्ड्स को, स्क्वायर है। आओ इलेक्ट्रिक पावर की भी ऐसा यूनिट लिख लो, क्या है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, लिखो फिर। हाँ जी वाट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पार्थ को नहीं वाट को। एक चीज रह गई है तुम्हें दुखी करने के लिए, 1 वाट, आखिरी 1। हाँ जी कितने 1 वाली चीजें कितनी पड़ी हैं, 1 कुलम, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट और 1 ओम। 1 जूल तो नहीं आया था। 1 ओम, उसके बाद क्या पढ़ा था, 1 ओम के बाद कोई 1 पढ़ा था या सीधे यही आया है, यही आया है। अच्छा फॉर्मूले बता दो जरा। हाँ जी धनंजय 1 कुलाम किसे कहते हैं, हाँ 1 कुलाम, हाँ जी 1 कुलाम क्या है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्ज होता है उसको 1 कुलाम कहते हैं। हाँ जी 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर क्या था, 1 कुलाम अपॉन 1
सेकेंड। 1 वोल्ट क्या था? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। 1 ओम क्या था? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। सेकेंड है। हाँ जी, और कौन सा 1 वाली चीज और भी पढ़ी थी शायद? बस ये पढ़ी थी। इधर आओ जरा। अब इसके लिए भी तुम्हें वही एक ही फॉर्मूला चाहिए, किसी से नहीं सॉल्व कर सकते। ऐसा नहीं कि किसी भी फॉर्मूले में 1 1 लिख के तुम सॉल्व उसको डिफाइन कर दोगे, नहीं। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? हाँ जी, किसी भी डिवाइस की जो पावर होती है वो 1 वॉट तब होती है जब उसको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया गया हो और उसके थ्रू 1 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रहा हो। तो दिस इज 1 वॉट। फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे बेटा, देखो वो तो करना पड़ेगा कि कौन से फॉर्मूले से डिफाइन करें। पावर इज इक्वल टू वी आई। फॉर्मूले तो और भी है, आई स्क्वायर आर भी है, वी स्क्वायर अपॉन आर भी है, लेकिन तुम इससे डिफाइन कर देना वी आई। पावर इज इक्वल टू वी आई। 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। सब कुछ 1 1 है, लिखो जरा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, अगर किसी रजिस्टर को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस लगा रखा है और उसके थ्रू कितना करंट बह रहा है? 1 एम्पियर। तो हम ये कह सकते हैं इस गैजेट की पावर कितनी है? 1 वाट। लिखो जरा, लिखो 1 वाट इज द पावर, 1 watt is the power consumed by a device when it is operated across a potential difference of 1 volt when it is operated at a potential difference of 1 volt, operated across a potential difference of 1 volt and 1 ampere of current, and 1 ampere of current flows through it. It is operated across a potential difference of 1 volt and 1 ampere of current flows through it. 1 ampere of current flows through it. हाँ जी, लार्जर यूनिट क्या हो जाएगी? थोड़ा सा बड़ा नापना हो तो किलोवाट। कैसे लिखते हैं? KW किसके बराबर होता है? 1000 वॉट। कोई कई बार वही आंसर है, किलो वाला तो तुम्हें कन्वर्जन आता ही है। किलो वाला कन्वर्जन आता है ना, ये तो किलोग्राम ग्राम सब करते रहते हो है ना, किलोमीटर मीटर। ये बता दो जरा एक बार, एक और चीज बस। हाय हाय, पीछे से बात आई। हाँ जी, 1 वाट आवर क्या होगा? एनर्जी है, पावर है, क्या है? ढंग से देख लो, पावर। हाँ जी, देखना जरा, कोई बताना क्या है ये? अभी कैसे? अभी तो पावर थी। हाँ जी, क्या है ये? एनर्जी है, पावर है? ये क्या है? पावर। और घंटा क्या है? क्या हो गया? घंटा कह रहे, घंटा हो गया। एनर्जी की बात है, ये भी कई बार डिफाइन करने के लिए आ जाता है। एनसीईआरटी किसी कोने में दिया हुआ है, इसको भी लिख लो। है तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो। लिखो 1 watt hour is defined as the energy. 1 watt hour is defined as the energy consumed or produced when 1 watt of power is used for 1 hour. When 1 watt of power is
यूज्ड फॉर 1 आवर। जब 1 घंटे के लिए 1 वाट की पावर को आप यूज कर रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि जो एनर्जी कंज्यूम हुई है सिस्टम के अंदर वो 1 वाट आवर है। ठीक है तो एनर्जी किलो वॉट आवर लिख लो, इसको लिख लो। कई बार कन्वर्जन आता है तो देखना पड़ेगा कि क्या लिखा है। क्वेश्चन करो जल्दी। ये भी एनसीईआरटी का, ये रुक जाओ मैं नंबर लिख देती हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? पेज नंबर 191। ये उसी की बहन तो है 1 किलो वॉट आवर की। किलो की जगह बस वॉट आ गया। हो गया? क्या हुआ प्रणव? बड़ी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे हो उसे, इसे क्या इसमें? हाँ जी करिए जल्दी। ऐसे कर रहा था। 220 वोल्ट के अक्रॉस एक बल्ब को कनेक्ट किया गया है और तुम्हें दिया हुआ है करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें? 0.50 एम्पियर। तुम्हें पावर निकालनी है इस बल्ब की। कोई भी फॉर्मूला लगा दो, इच्छा इज ऑल योर्स। जो तुम्हें ठीक लगे वो फॉर्मूला लगा लो, बट तुम्हें पता होना चाहिए वी कैसे निकलेगा, आर क्या है, आई क्या है, ये सब पता होना चाहिए। कोई भी फॉर्मूला लगा लो, तुम्हारी इच्छा है। मैम पहला लगा ले, लगा लो। हाँ जी कितना आ रहा है? किसी दूसरे फॉर्मूले से करके देखो क्या सेम आंसर आएगा। हाँ जी बताओ जल्दी। करो जल्दी, आर सॉल्व करके देख लो, आर सॉल्व करके देखो। कौन सा बेटा? क्या हुआ? एनर्जी, एनर्जी में क्वेश्चंस की फॉर्म में करा देती हूँ आगे, पहले जो कर लो सवाल। हाँ जी हो गया। किसी ने दूसरे फॉर्मूले से किया इसको सॉल्व, रेजिस्टेंस से? नहीं करना, मत करो। कर लोगे तो आंसर सेम आएगा। हाँ जी क्वेश्चंस करो जल्दी। अब मैं समझा रही हूं एक सवाल, 5 तुम करना। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। बिजली का बिल निकालना सिखा रही हूं, ध्यान से सुनो। सुन लो एक सुन लो, फिर खुद करते रहना बैठ के। एक बल्ब की रेटिंग 40 वॉट दे रखी है। हाँ जी एक बल्ब है, उसकी पावर या रेटिंग कितनी दे रखी है? 40 वॉट। और तुम्हें यह बोला गया है कि उसको एक दिन में 8 घंटे के लिए यूज करते हैं। हाँ जी नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड फॉर नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे या डेली। हाँ जी कितने घंटों के लिए यूज कर रहे हैं? 8 घंटों के लिए एक दिन में यूज कर रहे हैं। तुमको ये बोला है कि इसको ये बताओ, इसको ऑपरेट करने की कॉस्ट कितनी आती है अगर 25 दिन के लिए यूज करो? टोटल नंबर ऑफ डेज कितना दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ डेज दे रखा है 25। सुन लो, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? हाँ जी एक यूनिट कितने रुपए की है? ये सब क्वेश्चन में गिवन है। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट यानी कि 1 किलो वाट आवर की कितने रुपए की है? 3 रुपए की है। ध्यान से सुनो, पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या सॉल्व करोगे? पहली इंपॉर्टेंट चीज ये सॉल्व करो कि एक दिन में कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हो, क्योंकि बिल किस चीज का निकालना है? पावर का कि एनर्जी का? एनर्जी। यूनिट, यूनिट किसकी एनर्जी है? हाँ जी एनर्जी की यूनिट क्या है? यूनिट। और इसी को क्या बोलते हैं? किलोवाट आवर। ध्यान से सुनो, इसका मतलब यह है कि मैम हमें एनर्जी सॉल्व करनी पड़ेगी कि एक दिन में बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। लिखो कैसे शुरुआत करोगे क्वेश्चन की। एनर्जी
कंज्यूम्ड बाय अ बल्ब इन अ डे, बताना जरा। अगर मुझे किलो वॉट आर में एनर्जी निकालनी है, मुझे किलो वॉट आर की कॉस्ट पता है, मुझे 1 किलो वॉट आर का पता है 3 रुपए का है, इसका मतलब मुझे पूरी एनर्जी ये निकालनी पड़ेगी कितनी किलो वॉट आर आती है मेरी 25 दिन में। बताना जरा एक दिन में क्या होगी। मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैम ये वॉट में दिया हुआ है, इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करो। 40 वॉट दिया हुआ है ना, इसको किलो वॉट आर में कन्वर्ट करो। और घंटों के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने घंटों के लिए ऑपरेट कर रहे हो एक दिन में, 8 घंटे। तो ये मैंने क्या सॉल्व कर लिया है, ये मैंने एक दिन का किलो वॉट आर सॉल्व कर लिया है। हाँ जी, ध्यान से देख लो, चुपचाप चुप हो जाओ पहले, क्योंकि मुझे पता है तुमसे फिर ये होने नहीं है सवाल। अभी तो मुस्कुरा रहे हैं बैठ के। आपको ये दे रखा है कि 40 वॉट का बल्ब है, फिर आपको ये दे रखा है कि एक दिन में इस बल्ब को हम 8 घंटों के लिए यूज करते हैं, फिर आपको ये दे रखा है कि 25 दिन का बिल निकालना है आपको, फिर आपको ये दे रखा है कि 1 यूनिट 3 रुपए की है। मुझे ये बताओ आपको एनर्जी किसमें सॉल्व करनी पड़ेगी, आपको किलो वॉट आर में सारी एनर्जी सॉल्व करनी पड़ेगी। 25 दिनों में कितनी किलो वॉट आर एनर्जी आपने यूज करी है, एक दिन में कितनी करी है बताना जरा। हाँ जी, सॉल्व कर लो, कितनी आ जाएगी। 0.32 किलो वॉट आर एक दिन में। एक दिन में ये बल्ब इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है, कैसे पता, वॉट दिया हुआ था, किलो वॉट में कर लिया और घंटों से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया है, ये आ गया मैम किलो वॉट आर। तो एक दिन का सॉल्व किया है, 25 दिन का सॉल्व करो। 25 दिन का कैसे निकालोगे, लिखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 3 नंबर में आएगा अगर आएगा तो सवाल, कंज्यूम्ड इन 25 डेज। हाँ जी, 25 डेज में कितनी होगी, सॉल्व करो, 25 से मल्टीप्लाई करोगे और क्या करोगे, सीधा सीधा 8 आ रहे हैं, 8 किलो वॉट आर जरूर लिख देना। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ 1 किलो वॉट आर कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 किलो वॉट आर या फिर 1 यूनिट कितनी कॉस्ट है, 3 रुपए की। तो बताना जरा कॉस्ट ऑफ 8 किलो वॉट आर या फिर 8 यूनिट्स कितनी होगी। मैम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 8 को 3 से, कितने रुपए बिल आ गया, 24। बस किलो वॉट आर सॉल्व करना है। आप किसका पेमेंट देते हो, हाँ जी, बिजली के बिल में हम किस चीज का पेमेंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने का बिल दिया जाता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलती है, पावर का नहीं देते हैं हम, एनर्जी का ही देते हैं बिल, ठीक है, तभी किलो वॉट आर में आ रहा है बिल। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने की वो देते हैं, तारों में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहे एक डायरेक्शन में। हाँ, पता नहीं बेटा, हमारे तो आता ही नहीं, अब उस पर ऑनलाइन भेज देता है। तुम्हारे आता है बिल, सोलर लगे हुए जिनके, तुमने बहुत बनाई है बिजली, ठीक है। 1 रुपया आया था, बहुत कम आया था यार, हमारा ज्यादा आ रहा है फिर। हाँ जी ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, तुम्हें जब वो कह रहा है कि तुम्हें कॉस्ट निकालनी है, तो तुम्हें एनर्जी की कॉस्ट निकालनी है, तुम्हें किस चीज में लाना पड़ेगा बिल को, किलो वॉट आर या फिर यूनिट्स में। वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, वॉट हमेशा दिया होगा तुम्हें, आर्स हमेशा दिए होंगे, कितने दिल का बिल निकालना है वो तुम्हें दिया होगा, और तुम्हें 1 यूनिट की कॉस्ट भी दी होगी। तो सॉल्व कर देना, लेकिन लिखना पड़ेगा तुम्हें। हाँ जी, ये सॉल्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अभी है, ये कर लो बस, फिर चले जाना, ये कर लो बस, आसान सा ही है। क्वेश्चन लिख लो, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 300 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। एक घर में 300 यूनिट यूज करी है बिजली की, वो ये पूछ रहा है ये कितनी एनर्जी है जूल्स में। करो सॉल्व। ये पहले 9th में हुआ करता था ये वाला पूरा सेक्शन, अब इन्होंने यहाँ तो पहले से ही था, वहां से डिलीट कर दिया, यहीं ऐड करा इन्होंने।
जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। कितना आ रहा है पार्थ? सुनो ध्यान से, 1 किलोवाट या 1 यूनिट में कितनी जूल एनर्जी है? 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट में कितनी जूल एनर्जी है? 3.6 इंटू 10⁻⁶। 300 में कितनी होगी? ये नहीं सॉल्व हुआ। इसकी 2 0 अच्छा पूरा ही लिख देती हूँ, तुम लगेगा पता नहीं कहाँ मैम ने उड़ा दिया है। ठीक है, तो करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? इतना ही आ रहा है क्या? तो अगर तुम्हें 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट में कितने जूल है ये पता है, ये तो तुम्हें याद ही रखना है, तुम्हें डेरिवेशन भी आ सकता है इसका, जो छोटा सा मैंने कराया वो सीधा निकाल दो। फिर क्या इतनी जरूरत है, टाइम टूम की जरूरत ही नहीं है, घंटों की जरूरत ही नहीं है, सीधा जूल में कन्वर्ट करना है ना। 1 दर्जन में 12, 12 दर्जन में कितने? तो वही सवाल है, 1 यूनिट में इतने, इतने यूनिट में कितने?